देखिए आपका सीआरपीसी में एक नया मॉडल बनाया जा रहा है जो आपका प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी, और इस समय ज़्यादातर इंटरव्यू में भी आ रहा है। फिर एक बार हम क्वेश्चन बना दें और तब उसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन ये आता है कि प्रत्येक जांच या विचारण में प्रत्येक जांच या विचारण अभियुक्त की उपस्थिति में किया जाएगा। इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। दूसरा मॉडल ये बनता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्येक साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। जब भी ये मेंस में क्वेश्चन लिखिए तो थोड़ा नया स्टाइल में लिखिए। सबसे पहले नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय आपको लिखना है। प्राकृतिक न्याय के बाद 273 दिखाना है और 273 का 5 सेक्शन एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। उन 5 सेक्शनों को दिखाना है। ये जो 5 सेक्शन हैं ये हूबहू न लिखिएगा, इसका क्या लिखना है, 5-5 लाइन सार। तो आइए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से हम शुरू करते हैं। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि आडे अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो। फिर एक बार देखिए, प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय या नेचुरल जस्टिस का यह सिद्धांत है कि आडे अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो। इस सिद्धांत से ये भी निकलता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्येक जांच या विचारण में एविडेंस तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त उपस्थित हो न्यायालय में, यानी कि हाजिर हो। ये आप लिख देंगे 2 लाइन 3 लाइन। इसके बाद यह सिद्धांत सीआरपीसी की धारा 273 में समाहित किया गया है। देखिए अब 273 देखा जाए क्या बताती है सीआरपीसी की। साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना, यानी कि 273 पूरा लिखना है आपको मेंस में। देखिए मैं बता रहा हूं, अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय। अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है का मतलब ये हुआ कि अगर सीआरपीसी में किसी धारा में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया हो कि अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है तो वहाँ 273 लागू नहीं होगी। तो आखिर कहाँ कहाँ लिखा गया है कि साक्ष्य लेते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है? अभी हम बताएंगे कहाँ कहाँ है। तो आपका क्या जवाब रहेगा? 5 सेक्शनों में। आगे देखिए बेयर की भाषा पहले। अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में विचारण, यानी कि ट्रायल, और अन्य कार्यवाही का मतलब जांच। विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। ये नेचुरल जस्टिस बताता है कि कब लिया। जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में अभियुक्त के विरुद्ध जो भी साक्ष्य लिया जाएगा वह तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त क्या हो, उपस्थित हो। जब उसे वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त कर दिया गया है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि न्यायालय ने ऐसे अभियुक्त को पर्सनल एपियरेंस से, व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी हो, छूट दे दी हो, तब साक्ष्य लेते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है,
तब जो साक्ष्य लिया जा सकेगा अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जा सकेगा। यानी कि किसकी उपस्थिति में? अभियुक्त की अधिवक्ता के। परंतु देखिए 2013 में जोड़ा गया है, परंतु भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। परंतु जहां 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री का जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वहां न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय कर सकेगा। यानी कि 2013 में दुराचार या लैंगिक अपराध के मामले में ये जोड़ा गया प्रावधान, अगर किसी स्त्री के साथ दुराचार हुआ है या सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, स्त्री की आयु 18 वर्ष से कम है, तो स्त्री का साक्ष्य लेते समय ये ध्यान रखा जाएगा कि अभियुक्त और स्त्री का आमना सामना न हो, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जो अभियुक्त का प्रतिपरीक्षा का अधिकार है वह भी सुनिश्चित रहे, वह भी डिस्टर्ब इसके कारण न हो। इसके बाद एक्सप्लेनेशन है, किस धारा में अभियुक्त के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है जिसके विरुद्ध सेक्शन जिसके विरुद्ध सीआरपीसी के अध्याय आपका 8 के तहत कार्यवाही की जा रही है। सीआरपीसी के आपका अध्याय 8 के तहत कार्यवाही का मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी की धारा 106 से लेकर 124 ए तक के तहत कार्यवाही हो रही है। यानी कि परिशांत या सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग की जा रही है। किसके लिए? सदाचार या परिशांत के लिए प्रत्याभूत की मांग की जा रही है। इस प्रकार 273 भी समाप्त हुई। अब आइए, प्रत्येक जांच या विचारण में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त न्यायालय हाजिर हो। न्यायालय में ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सीआरपीसी में इसके निम्नलिखित अपवाद हैं और अपवादों को हर हाल में लिखना है। एक एक अपवाद हम चलते हैं। पहला अपवाद कौन हम बताते हैं? 115। इसको एक्सप्लेनेशन से जोड़िएगा। स्पष्टीकरण ये बता रहा है कि जो 106 से लेकर 124 तक की कार्यवाही है, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही चल रही है उसे एक्यूज्ड माना जाएगा, जबकि वास्तव में वह अभियुक्त नहीं है। इसलिए 273 के स्पष्टीकरण में कहा गया कि न्यायालय चाहें तो 115 के तहत जिस व्यक्ति के विरुद्ध परिशांत या सदाचार के लिए कार्यवाही की जा रही है उसको व्यक्तिगत हाजिरी से क्या दे सकता है? छूट दे सकता है और किसके माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है? तो आपका जवाब रहेगा अधिवक्ता के। यानी कि किसके माध्यम से आदेश दे सकता है? वही कुर्सी पर ही बैठिए। किसके माध्यम से दे सकता है आदेश? तो आपका अधिवक्ता के माध्यम से दे सकता है। तो आपका 2-2, 3-3 लाइन ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। 3 से 4 लाइन लिखिएगा या अधिकतम 5 लाइन। देखिए दूसरा अपवाद 205 में देखना है, जो 273 के निचले लाइन से कवर होगा। यानी कि पैराग्राफ फर्स्ट में ही निचली लाइन दी गई है। उसमें कहा गया है कि यदि न्यायालय अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दिया है तो ऐसी दशा में
अभियुक्त को पर्सनल रूप से हाजिर होना आवश्यक नहीं है। और अभियुक्त किसके माध्यम से हाजिर हो सकता है? अपने अधिवक्ता। तो 205 में सेम वही है। फिर एक बार देखिए, न्यायालय उचित समझे तो अभियुक्त को पर्सनल एपियरेंस से छूट दे सकता है, और अगर छूट दिया है तो ऐसी दशा में व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक नहीं होगी। तो किसके माध्यम से आपका अभियुक्त हाजिर होगा? अपने प्लीडर या अधिवक्ता। दो धारा। तीसरा देखिए 299, अलग से भी मैं बताऊंगा, अलग से भी मेंस में टिप्पणी में पूछ रहा है, इंटरव्यू में भी पूछ रहा है। जब अभियुक्त फरार हो गया हो और पकड़े जाने की जल्दी संभावना न हो तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में ही एविडेंस लिया जा सकता है। फिर एक बार देखिए, जब अभियुक्त क्या हो गया हो? फरार हो गया हो, बस 4 लाइन लिखना है, और पकड़े जाने या गिरफ्तार होने की जल्दी संभावना न हो तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में ही साक्ष्य लिया जा सकता है। और ये कहाँ दिया गया है? 299। इसके बाद आपका 317 देखेंगे, यहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही में बार बार विघ्न डालता हो। फिर एक बार समझिए 317। जब अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही में बार बार विघ्न डालता हो तो ऐसी दशा में न्यायालय चाहे तो उसे व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे सकता है और उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में एविडेंस ले सकता है। याद रखिएगा, कौन सी धारा है? 317। यानी कि ये कौन सी धारा बताई जा रही है अब? 317। फिर एक बार देखिए, सीआरपीसी की धारा 317 के तहत जब अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही में बार बार विघ्न या बाधा डालता हो तब न्यायालय ऐसे अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे सकता है और उसके अधिवक्ता या प्लीडर की उपस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस ले सकता है। तो ये प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये जो प्रावधान किया गया है ये सीआरपीसी की धारा किसमें है? तो 317। अच्छे से याद रखना है। लास्ट जो धारा हम बता रहे हैं ये अभी बिहार में भी कंपटीशन में प्री में भी पूछा गया था, और वह है 253। देखिए इसमें क्या है। यदि न्यायालय ने, यानी कि यदि न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 206 के तहत, याद रखें कौन सी धारा? 206 के तहत स्पेशल समन जारी किया हो और उस स्पेशल समन के तहत जो रकम भेजी गई है न्यायालय उसे स्वीकार कर ले और दंड दे तो अभियुक्त का व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होना आवश्यक नहीं है। लेकिन कब? जबकि किस सेक्शन के तहत स्पेशल समन जारी किया गया हो? 206। यानी कि जब भी इसको कोरिलेट करिएगा एक धारा जरूर लिख दीजिएगा। कौन सा? 206। 206 हल्का सा हम बता दें, पेटी ऑफेंस में यानी कि छोटे अपराधों में विशेष समन का जारी किया जाना। छोटे अपराध कौन होंगे ये पूछा गया, जिसमें कि अपराध दंड केवल जुर्माना हो और जुर्माना कितना हो? 1000 रुपया या उससे कम का हो। याद रखिएगा, कई बार कंपटीशन में आ चुका है। और विशेष समन का मतलब क्या हुआ?
कि समन में रकम लिखी है और वह रकम को अगर अभियुक्त स्वयं न आकर अपने प्लीडर या किसी अन्य के माध्यम से भेज देता है तो न्यायालय उस आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध करेगा और जो अभियुक्त भेजा है पैसा उसको जुर्माने में क्या करेगा, काट लेगा। तो ये किस धारा में है कि काट लेगा, तो ये धारा किस में है, 253। और स्पेशल समन जारी किस सेक्शन के तहत हुआ, 206, 206। इस प्रकार आपका ये भी मॉडल समाप्त होता है। अगला मॉडल मेंस का देखा जाए। अगला मॉडल जो मेंस का है वह आपका देखिए टिप्पणी में क्वेश्चन बना है और 1 पेज से 1.5 पेज में आपका क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन का मॉडल सेक्शन 299 से बना है। सेक्शन 299 से बना है और क्वेश्चन का पहले मॉडल बनाया जाए तब इसको पढ़ाया जाए। देखिए इंटरव्यू में भी बिहार में पूछा गया था कि जब अभियुक्त फरार हो गया हो तो ऐसी दशा में आपका क्या उसके विरुद्ध एविडेंस लिया जा सकता है। यानी कि अभियुक्त फरार हो गया हो तो क्या उसके विरुद्ध एविडेंस लिया जा सकता है उसकी अनुपस्थिति में। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए इसको कैसे कवर करना है। सबसे पहले इसको लिखते समय प्राकृतिक न्याय लिखिएगा यानी कि नेचुरल जस्टिस। फिर आपका 273 दिखाइएगा और फिर आपका 299। एक मॉडल दिमाग में बैठा लीजिए कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, 273। और उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, आपका 299। इस मॉडल को लिखते समय 273 थोड़ा शार्ट कर दीजिएगा और 299 क्या लिखना है डिटेल में, क्योंकि पूछा कहाँ जा रहा है अटैकिंग 200। भाई मॉडल बना लीजिए। देखिए आपका फिर वहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है कि आडि अल्ट्रम परटम यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए इसका मतलब ये भी हुआ कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्येक साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए। और ये सिद्धांत सीआरपीसी की धारा 273 में समाहित है। और 273 पूरा न लिखेगा, 273 को यहाँ शार्ट करना है। देखिए हम क्या बता रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। बस इतना लिख देंगे। लेकिन इसका यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। जब अभियुक्त फरार हो गया हो तो कुछ दशाओं में अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी एविडेंस लिया जा सकता है, जिसका प्रावधान सेक्शन 299 में किया गया है। यानी कि फरार हो गया है तो किस में किया गया है, 299 में किया गया है। और तुरंत आपका अब 299 निकाल लीजिए बेयर एक्ट में और इसी को पूरा लिखना है। यानी कि 299 को यहाँ क्या लिखना है, पूरा। तब आपका क्वेश्चन इतना लिखते लिखते 1.5 पेज हो जाएगा। 299 देखिए एक लाइन। 299 हम बताते हैं, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेखन। देखिए यदि यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त फरार हो गया है, यानी कि न्यायालय में
यह परिवादी या अभियोजन ने यह प्रूफ किया है, साबित किया है कि अभियुक्त क्या हो गया है, फरार हो गया है और फरार होने के कारण उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि तुरंत गिरफ्तार किए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तीन बातें निकली, अभियुक्त फरार हो गया हो, उससे तुरंत गिरफ्तार किए जाने की संभावना न हो और ये बात कोर्ट में क्या कर दी गई हो, साबित। भाई ये दोनों, फरार हुआ केवल नहीं, ये भी याद करना है, केवल फरार नहीं बल्कि ये भी दिखाना पड़ेगा कि तुरंत गिरफ्तार होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का क्या हो रहा है, वायलेशन। देखिए, तो उस अपराध के लिए जिसका परिवाद किया गया है, उस व्यक्ति का विचारण करने के लिए या विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षम न्यायालय, यानी कि उस व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए जिसका कंप्लेंट किया गया है, उस व्यक्ति का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय या विचारण करने के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षम न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की उसकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है। यानी कि अभियोजन जो भी साक्षी पेश करे, ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे साक्षियों की क्या कर सकता है, परीक्षा, यानी कि साक्ष्य ले सकता है। कौन न्यायालय ले सकता है, ये भी सतर्क रहना है। जो विचारण करने में सक्षम हो या भले विचारण करने में सक्षम न हो, लेकिन वह संज्ञान लेने के बाद क्या करने में सक्षम हो, कमिटल, जैसे 209। आगे देखिए आपका, और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर उस अपराध की जांच या विचारण में जिसका उस पर आरोप है उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है। लेकिन कब, यदि ऐसा साक्ष्य देने वाला व्यक्ति क्या हो गया हो, या तो मर गया हो या साक्ष्य देने में असमर्थ हो या मिल नहीं सकता या उसको बुलाने में बहुत ज़्यादा खर्चा और क्या लगेगा, विलंब लगेगा। पहले खंड को आप देखिए भाई अपनी भाषा में, यानी कि पहले खंड को हम अपनी भाषा में बता रहे हैं। देखिए, अगर आपको बैरेक लंबा लगे तो उसको तोड़ कर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि न्यायालय में यह साबित कर दिया गया है कि अभियुक्त फरार हो गया है और तुरंत गिरफ्तार होने की संभावना नहीं है, पहला। दूसरा आपका, तो जिस अपराध के लिए परिवाद किया गया था, भाई विचारण करने में सक्षम न्यायालय या विचारण के लिए सुपुर्द करने में सक्षम न्यायालय ऐसे साक्षी का अभिसाक्ष्य ले सकता है। यानी कि साक्षी का अभिसाक्ष्य अभियुक्त की अनुपस्थिति में ले सकता है, लेगा नहीं, ले सकता माने विवेकाधिकार है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे। तीसरा आपका ये लिखेंगे कि यदि अभियुक्त गिरफ्तार हो जाता है तो सामान्यतः ऐसे साक्षी को पुनः बुलाकर साक्ष्य लिया जाएगा। फिर एक बार सतर्क रहिए, यदि अभियुक्त बाद में गिरफ्तार हो जाता है तो ऐसे साक्षी का साक्ष्य पुनः उसे बुलाकर लिया जाएगा। लेकिन भी लगाना अच्छे से, लेकिन यदि साक्षी मर गया हो, दूसरा पॉइंट मिल ही नहीं सकता,
तीसरा पॉइंट क्या हो गया हो, असमर्थ हो गया हो। और चौथा पॉइंट, ऐसे साक्षी को बुलाने में ज़्यादा व्यय और आपका समय लग सकता हो, तो न्यायालय ऐसे साक्षी को बुलाने से अभिमुक्ति दे सकता है। यानी कि छूट माने अभिमुक्ति का ऐसे ही अभिमुक्ति हो गई, जब मर गया तो कहाँ से बुलाएंगे। यानी कि आपका ऐसे ही अभिमुक्ति हो गई आपका, क्योंकि मर गया तो कहाँ से बुलाएंगे। तो भाई पुराना उसका साक्ष्य क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार, जो वह अभियुक्त की अनुपस्थिति में दिया था। लेकिन ये कब, फिर एक बार याद करें, जब अभियुक्त गिरफ्तार हो जाता है तो ये देखा, अगर साक्षी जिंदा है, साक्ष्य देने में समर्थ है, तो उसे पुनः क्या किया जाएगा, न्यायालय में बुलाया जाएगा। लेकिन कब बुलाया नहीं जाएगा, उसका पुराना बयान ही स्वीकार कर लिया जाएगा। तो 4 कंडीशन तैयार रखिए मेंस के लिए। कब, जब वह मर गया हो। दूसरा, जब वह मिल नहीं सकता। तीसरा क्या है, जब वह क्या हो गया हो, असमर्थ। और चौथा, बुलाने में बहुत ज़्यादा खर्चा और क्या लग सकता है, आपका समय। खंड 2 देखिए, पहला खंड को आप तोड़कर भी लिख सकते हैं मेंस में, 4 पॉइंट हम बना दिए हैं, अगर आपको बेरक उलझाव लगे तो। देखिए आगे, दूसरा खंड, यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है, यानी कि इसका मतलब कौन अपराध किया है ये ज्ञात नहीं है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है कि कोई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जांच करे और किन्हीं साक्षियों की जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हों परीक्षा करे, और ऐसे लिया गया कोई अभिसाक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात अभियोग लगाया गया है साक्ष्य में दिया जा सकता है। यदि अभिसाक्षी मर जाता है या साक्ष्य देने में असमर्थ हो जाता है या भारत की सीमाओं से कहाँ चले जाता है, परे। यहाँ 4 कंडीशन नहीं है, कितनी, 3। इसको थोड़ा खंड 2 को भी अच्छे समझिए, यहाँ से भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखिए आपका इसमें पहला पॉइंट ये देखना है कि अपराध ऐसा है जिसमें कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है। पहला पॉइंट बनाना है, क्या दिया जा सकता है, दंड, मृत्यु या आजीवन कारावास। दूसरा पॉइंट ये बताना है कि अभियुक्त अज्ञात हैं या कई अभियुक्त हैं तो भी क्या है, अज्ञात। यानी कि ये डिसाइड अभी नहीं हो पाया है कि किस व्यक्ति ने अपराध किया है ये। तो ऐसी दशा में तीसरा पॉइंट में लिखना है कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, कौन न्यायालय निर्देश दे सकता है, 2 न्यायालय, कौन कौन, उच्च न्यायालय या कोर्ट ऑफ सेशन किसी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सतर्क रहना है, किसको निर्देश दे सकते हैं। फिर एक बार देखिए, ऐसी दशा में कोई उच्च न्यायालय या कोई कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय आपका किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दे सकते हैं कि वह ऐसे मामले की जांच करे और साक्षियों का अभिसाक्ष्य अभिलिखित करे। भाई फिर एक बार हम बताएं, कौन निर्देश दे सकता है, हाई कोर्ट, और दूसरा कौन, कोर्ट ऑफ सेशन। क्या निर्देश दे सकता है कि ऐसे साक्षियों का साक्ष्य कौन अभिलिखित करे, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर तत्पश्चात माने साक्ष्य अभिलिखित के पश्चात
अभियुक्त ज्ञात हो जाता है और न्यायालय में लाया जाता है या हाजिर होता है, मैंने पता लग गया बाद में कि कौन अपराध किया है, तो ऐसा जो अभिसाक्ष्य फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने लिया है, ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध भाई साक्ष्य में पेश किया जाएगा। लेकिन ये कब? जबकि साक्षी क्या हो गया हो, पहला पॉइंट क्या हो गया हो, गवाह जो गवाही दिया था मर गया हो। दूसरा क्या हो गया हो, असमर्थ हो गया हो। तीसरा क्या हो गया हो, भारत की सीमाओं से कहाँ चला गया है, बाहर। तीन का अगर ये तीन में से कोई कंडीशन नहीं है तो गवाह को पुनः बुलाया जाएगा और अभियुक्त की उपस्थिति में दोबारा उसका क्या होगा, बयान। सतर्क रहना है, दोबारा बुलाया जाएगा। लेकिन कब दोबारा बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अगर कितनी कंडीशन में से एक कंडीशन विद्यमान हो, तीन। पहला क्या, कि वह गवाह क्या हो गया हो, मर गया हो। दूसरा क्या, वह अब गवाही देने में क्या हो गया हो, असमर्थ। और तीसरा कौन सा है आपका, यदि वह कह सकते हैं कि भारत की सीमाओं से कहाँ चला गया हो, बाहर। इस प्रकार आपका इधर जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं वो निपटाए गए। अब जो अगला अध्याय आपका है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अध्याय 24। यहाँ से भी मेंस में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मॉडल पहले बना दिया जाए, तब अगले लेक्चर में बताया जाएगा। एक तो सेक्शन 300 पर क्वेश्चन बनता है जो समय लेता है। 300 के बाद जो आपका क्वेश्चन वर्तमान में बन रहा है वह आपका 306, 307 और 308, यानी कि 306, 307 और 308 सह अपराधी यानी कि ए कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद मेंस में आजकल जो क्वेश्चन बन रहा है 313 से भी बन रहा है, अभियुक्त की परीक्षा अभियुक्त सक्षम साक्षी होगा, 315 से भी बन रहा है। फिर आपका 319 से भी मेंस में बन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, तलब करना अभियुक्त को किसी भी स्टेज में। इसके बाद 320 से भी आपका झारखंड बना दिया। फिर 321 से भी क्वेश्चन बन जा रहा है और कुछ समस्यात्मक क्वेश्चन इंटरव्यू में 322, 323, 325 से बन जा रहे हैं। लेकिन मेंस के लिए आपका समय जो लगता है वो धारा 300 पढ़ाने में और सह अपराधी के बारे में इसमें समय कम लगता है, लेकिन यहाँ से आपका मेंस में क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद आपका रिवीजन अपील और आपका जमानत से क्वेश्चन आते हैं। तो ये अगले लेक्चर में आपका यानी कि कल के लेक्चर में सेक्शन 300 शुरू किया जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगता है, आप घर पर एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि ये सेक्शन कठिन भी है। कोरिलेट मैं कर दे रहा हूँ, वहाँ से एक बार घर पर ज़रूर पढ़िएगा। जब भी आप सेक्शन 300 पढ़िएगा तो इसी के साथ आपका 298 सीआरपीसी पढ़िएगा। कौन सी धारा, 298। इसी के साथ संविधान का अनुच्छेद पढ़िएगा और आर्टिकल पढ़िएगा 20 का क्लाज 2, यानी कि कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, 20 का क्लाज कौन सा, 2। इसी के साथ आपका एविडेंस पढ़ना है और एविडेंस में यानी कि साक्ष्य अधिनियम में धारा 40 मुख्य रूप से पढ़ेंगे। कौन सी धारा, 40 भी हम पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका जो पढ़ना है सीपीसी में भी पढ़ना है, सीपीसी की धारा 11 और 13, यानी कि सीपीसी की कौन सी धारा 11 और 13 पढ़ना है। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार आप हर हाल में इन अनुच्छेदों को,
इन धाराओं को पढ़िए। आईपीसी में भी बता दिया जाए, मुख्य रूप से आईपीसी का जो सेक्शन है, आईपीसी का सेक्शन 75 पढ़ना है। कौन सा सेक्शन? तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है समस्यात्मक भी पूछा जाता है और आपका लिखने वाला भी। तो ये क्वेश्चन अच्छे से डील करना है। आपका कठिन प्रावधान है, आसान नहीं है। तो अच्छे से एक बार घर पे पढ़े रहेंगे तो समझाने में आसानी होगी। धन्यवाद।